Hello friends, welcome to the Hindu Daily Editorial Analysis. Today at the 7th of the September 2023 we will discuss editorial published in the Hindu newspaper. इस समय भारत अर्थात इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, ये जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन का मैटर बन गया है कि भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 1 है वो कहता है इंडिया दैट इज भारत, और हिंदी में देखा जाए तो भारत अर्थात इंडिया, ये संविधान में लिखी हुई चीज़ें हैं। लेकिन राष्ट्रपति की तरफ से एक जो इन्विटेशन भेजा गया है उसमें जो है रिपब्लिक ऑफ भारत वर्ड प्रयोग किया गया है। अब तक जो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया प्रयोग किया जाता है, भारत गणराज्य या रिपब्लिक ऑफ इंडिया, परंतु भारत के गणराज्य के साथ साथ अब रिपब्लिक ऑफ भारत यूज किया गया। इसी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला देश में मचा है। इस पर द हिंदू में दो आर्टिकल, इंडिया दैट इज भारत एक छोटा आर्टिकल और इंडिया भारत एंड ए होस्ट ऑफ द इम्प्लीकेशंस, दो आर्टिकल छपे हैं। तो आइए हम इन आर्टिकल को देखें। इससे पहले जरा देखें हमारे संविधान का आर्टिकल 1 इस रेफरेंस में क्या कहता है। हमारा संविधान जो है एक जीवंत यानी लिविंग डॉक्यूमेंट है और ये कहता है आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ द स्टेट। तो हम देख रहे हैं ये भारतीय संविधान का जो है बिल्कुल पहला शेड्यूल है जिसमें आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन के बारे में डिस्कस किया गया है, और इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि जो देश का नाम है और इसके जो यूनियन टेरिटरी हैं इनके बारे में फर्स्ट शेड्यूल में डिस्कस किया गया है। और यहाँ पर भारत के दो नाम रखे गए, इंडिया इंग्लिश वर्जन में और भारत जो कि भारतीय। हम देखते हैं भारत के सभी भाषाओं में भारत का नाम भारत ही है, लेकिन जो है चूँकि इंग्लिश के आने की वजह से यहाँ पर ये ट्रेडिशन चेंज हो गया और इंडिया इसमें इंक्लूड कर लिया गया, इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। लेकिन अब जो देखते हैं इस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद आ गया है। भारत के संविधान की बात की जाए तो द स्टेट एंड द टेरिटरी देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, the union territory specified in the first schedule and the such other territory as may be acquired। ये टेरिटरी की बात करता है हमारा शेड्यूल। अब ये शेड्यूल 1 ही चर्चा में है और ऐसी संभावना लोग जता रहे हैं कि हो सकता है कि फ्यूचर में, रिसेंट फ्यूचर में यूनियन गवर्नमेंट जो है ये जो आर्टिकल 1 है इसी में अमेंडमेंट कर दे, इंडिया दैट इज भारत के जगह भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट ऐसा लिख दिया जाए। लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में राष्ट्रपति महोदय ने तो एक इन्विटेशन में प्रयोग किया है, लेकिन ऐसा कोई गैजेट जो है गैजेट ऑफ इंडिया जिसको हम भारत के राजपत्र कहते हैं उसमें अभी ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। इसलिए ऐसा स्टेटमेंट की बदलने की प्रक्रिया है, इसको हम ऑथोराइज नहीं मान सकते, अथेंटिक नहीं मान सकते, क्योंकि इसके बाद हम जानते हैं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आधार कार्ड है, चाहे यूनाइटेड नेशन में हमारे जितने विदेशों में संपर्क हैं, एम्बेसी हैं, राजदूत हैं, उन सब में नाम बदलना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी प्रक्रिया है, प्रक्रिया में टाइम लगता है। तो हम आते हैं अब मेन आर्टिकल पर। तो देखा जाए एक्चुअल में जो इंडिया भारत एंड ए होस्ट ऑफ इम्प्लीकेशंस की बात की जाए तो विवेक काटजू जो है इस आर्टिकल को लिखे हैं और ये जो है इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर भी रह चुके हैं। देखा जाए तो जो इंडिया शब्द है इस पर सबसे पहले 1947 में जब संविधान बन रहा था उसी समय पाकिस्तान ने आपत्ति दर्ज कराया था कि इंडिया शब्द जो है एक्चुअल में ब्रिटिश इंडिया उस समय चलता था। तो ब्रिटिश इंडिया जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक्चुअल में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब डिवीज़न किया तो उन्होंने क्या किया, भारत, पाकिस्तान और साथ ही साथ उन्होंने प्रिंसली स्टेट को फ्री कर दिया, परंतु उन्होंने प्रिंसली स्टेट को एडवाइस दिया वो भारत में या पाकिस्तान में जा कर के इनकॉर्पोरेट हो जाएं, सम्मिलित हो जाएं। लेकिन पाकिस्तान ने आपत्ति जताया, मुस्लिम लीग ने एक्चुअली आपत्ति जताया कि देश का नाम जो है इंडिया नहीं होना चाहिए, या तो हिंदुस्तान कर दिया जाए या भारत कर दिया जाए। उसने पाकिस्तान के मुस्लिम लीग ने ऐसा कहा था क्योंकि उसने कहा कि हम ब्रिटिश इंडिया, जो इंडिया है ब्रिटिश इंडियन एम्पायर है, उसके दो सक्सेसर हैं और दो सक्सेसर जब डिसोल्यूशन के बाद क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के इस जो है बात को रिजेक्ट कर दिया गया था और इंडिया शब्द भारत के लिए प्रयोग किया गया। इसके पीछे पाकिस्तान ने भी कहा था कि चूँकि जो इंटरनेशनल लॉ है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें भारत को एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी के रूप में उसको एक ऑलरेडी जो है
एक रिकग्निशन मिला हुआ रहेगा, यूनाइटेड नेशन मेंबर मिला रहेगा, या अन्य जो है एजेंसी उसमें मेंबरशिप भारत की ऑटोमेटिक मिलेगी, जबकि हमें नहीं मिलेगी। परंतु उसके सारे मैटर को जो है रिजेक्ट कर दिया गया और फाइनल कहा गया कि अगर पाकिस्तान चाहता है यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनना तो वो जो है खुद उसमें एप्लीकेशन दे, या किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी में शामिल होना चाहता है तो वो उसमें शामिल हो। लेकिन जब पाकिस्तान ने बड़े इंटरेस्टिंग बात है कि जब यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान ने अपने एप्लीकेशन को ज्वाइन करने का एप्लीकेशन दिया तो अफ़गानिस्तान ने उसका अपोज कर दिया था। इंसिडेंटली उसी टाइम अफ़गानिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान को जो है यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं बनाया जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो भारत है, जो इसका इंडिया नाम है, तो भारत है इंडिया दोनों ही हिस्टोरिकल, आइडियोलॉजिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और इंटरनेशनल इनका इम्पोर्टेंस है। अब हम चाहे इंडिया कहें या भारत कहें, भारत एंड इंडिया दोनों ही वर्ड का अब जो है एक काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड स्केल पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो हम देखते हैं कि अब जो आर्टिकल है इसमें तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास कुछ हम फैक्ट्स को देखेंगे, लेकिन हमें किसी भी तरीके से विवादों से नहीं किसी विवादों से बचना चाहिए। इंडिया रिटेन्ड द नेम इंडिया इन ऑल इंटरनेशनल मल्टीलेटरल फोरा। भारत को जो है अगर ये अपने नाम को मेंटेन करे, चाहे भले ही इंग्लिश लैंग्वेज में प्रयोग किया गया है, लेकिन इससे क्या होता है पूरे वर्ल्ड में अब हमारे पास जो इंटरनेशनल रिलेशन है, मल्टीलेटरल या बायलेटरल सेटिंग जो है, जितने वर्ल्ड लेवल पर हमारे जो है तंत्र हैं, रिलेशन हैं, वो सिर्फ इंडिया के नाम से ही चलते हैं। तो अब देखा जाए तो अभी जैसे जस्ट अभी 25 अगस्त को ब्रिक्स के सम्मेलन 22 से 24 अगस्त था जोहान्सबर्ग में। अब 25 अगस्त को जो है प्राइम मिनिस्टर ग्रीस की विजिट पर गए हैं, यात्रा पर गए, तो इंडिया ग्रीस जॉइंट स्टेटमेंट वहाँ जारी किया गया है। और वहाँ पे जो है लास्ट में प्राइम मिनिस्टर ने जो लेटर लिखा उसमें क्या कहा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सटेंड एन इन्विटेशन टू प्राइम मिनिस्टर मिस्टोकेटिस टू विजिट इंडिया। उसमें उन्होंने अपने ऑफिशियल लेटर में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा और उन्होंने इंडिया में विजिट करने की बात कही थी। तभी हम देखते हैं कि रिसेंट अभी एक जो है महीने भी नहीं हुए हैं इस तरीके की चीज़ें चली हैं। तो अब जैसा कि राष्ट्रपति भवन जो भारत गणतंत्र लिखते हैं, वो अगर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखते हैं तो उसमें अभी ऐसा कोई चेंजिंग हमें देखने को नहीं मिली, बस एक इनविटेशन लेटर में देखने को मिला है, इसलिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आइए जरा देखते हैं कि क्या भारतीय संविधान में हिंदी का कोई प्रावधान है। 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है देखना। 58 जो है 58वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1987 में होते हैं, 1987 में होते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड रीजन उसमें मेंशन किए गए थे। उसमें कहा गया कि तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसने जो है इंग्लिश लैंग्वेज को अडाप्ट किया है, लेकिन साथ साथ उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने उसको साइन किया था, यानी दोनों ही भाषाओं में उस जो है एक्सेप्ट किया गया था। लेकिन 58वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर करता है, उन्हें अथॉरिटी देता है कि एक अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी लैंग्वेज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किए जाएंगे और वो लीगल प्रोसेस में भी यूज किए जाएंगे। और इसमें भी कहा गया था कि द हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट फॉलोइंग द अमेंडमेंट इज अथॉरिटेटिव। यानी गवर्नमेंट अगर कोई भी हिंदी टेक्स्ट को पब्लिश करती है कॉन्स्टिट्यूशन के बाद तो उसे हम अथॉरिटेटिव मानेंगे। लेकिन बाद में उसमें भी प्रोविजन जोड़ा गया था कि अगर किसी वर्ड की स्पेलिंग को लेकर के, स्पेलिंग मतलब मीनिंग को लेकर के या उसको समझने की प्रक्रिया को लेकर कोई समस्या आएगी तो हम इंग्लिश वर्ड को ही देखेंगे। जैसा कि हमने शुरू में ही आर्टिकल 1 को देखा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, हमारे संविधान में लिखा हुआ। तो भारत के संविधान के हिंदी वर्जन कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, और इंग्लिश वर्जन कहता है इंडिया दैट इज भारत। तो इस तरीके से हम देखते हैं बहुत बड़ा जो है गैप तो नहीं है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन बन रही है, कुछ लोग जो है संभावनाएं जता रहे हैं कि हो सकता है नियर फ्यूचर सरकार इंडिया शब्द को एलिमिनेट कर दे और केवल भारत गणराज्य या रिपब्लिक ऑफ भारत प्रयोग हो। लेकिन इसके लिए गजट ऑफ इंडिया जो होता है उसे गजट ऑफ भारत करना पड़ेगा और उसी में सारे डॉक्यूमेंट भारत सरकार के पब्लिश होते हैं। फॉरेन, चूँकि इसका एक बात और है कि ये वर्ड जो है हमारे जो हिंद वर्ड यूज करते हैं तो एक्चुअल में सिंधु नदी के पूर्व दिशा में होने के कारण ईरानियों ने सबसे पहले हमें सिंधु कहा, लेकिन एक्चुअल में सिंधु शब्द को कह नहीं पाते हैं, इसलिए उन्होंने हिंदू कहा था। इसीलिए जो है सिंधु जो है
सिंधु नदी को उन्होंने इंडस कह दिया बाद में, उसको मैनिपुलेशन करते करते बाद में, और इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया और हम लोग हिंदू कहलाए। चूँकि हमारे जो है धर्म हिंदू धर्म था, लेकिन ईरानियों की या अरबियों के द्वारा माना जाता है कि हमारा ये हिंद नाम दिया गया था सिंधु नदी के पास होने की वजह से। और ब्रिटिशर्स ने भी क्या किया, उन्होंने जो नॉर्दर्न रीजन था, जब ब्रिटिशर्स भारत में आए, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो मुगल पीरियड में ये एक्चुअल में जो नॉर्दर्न पोर्शन होता, नॉर्थन इंडिया होता, इसे ही हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पूरे देश को हिंदुस्तान या इंडिया के नाम से एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया, लेकिन वो एक जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन केवल था। तो इंडियन रेनेसेंस जब होता है, बाद में जो है पुनर्जागरण आया, बहुत सारे लोग जो है एक आइडिया लेकर आए कि जो भारत का नाम है, जो इसकी कल्चर है, जो आइडियोलॉजी है, जो हमारे सोसाइटी के स्ट्रक्चर हैं, ये एंशियंट रूट से साथ जुड़े होने चाहिए। इसलिए रिवाइवल ऑफ इंडियन एंशियंट सिविलाइजेशन पास्ट की बात की जाने लगी, और उस समय ये चीज़ बाद में आया कि ये जो नाम हमें फॉरेनर्स ने दिया है, इसे हमें हटाना चाहिए। लेकिन ऐसे जो है कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं चलता है। और अभी हम जानते हैं कि थोड़े दिन पहले राष्ट्रपति महोदय ने भी जो है एक इंडिपेंडेंट डे के जो स्पीच था, उसमें उन्होंने कहा जय हिंद जय भारत। तो जय है, अगर हिंद की बात हम करें तो ये इसको भी फॉरेन ओरिजिन कोई नाम दे करके क्लेम कर सकता है कि ये विवाद का मामला हो सकता है, लेकिन ये कोई विशेष विवाद क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। सो द प्रॉब्लम इज दैट दे कैन नॉट डू सो इंटरनेशनली अनलेस द ऑफिशियली चेंज द कंट्री नेम टू भारत एंड ड्रॉप इंडिया। तो ये चीज़ अभी आसान नहीं है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने नाम बदले हैं, जैसे कि श्रीलंका, इसका पहले नाम सिंघल द्वीप था, लेकिन इसने या सिलोन, पहले इंग्लिश में इसको सिलोन कहते थे, श्रीलंकाई भाषा चाहे हिंदी में इसको सिंघल द्वीप कहते थे, लेकिन फाइनली ये श्रीलंका हो गया। श्याम जो था वो थाईलैंड हो गया। बर्मा, जिसको पहले ब्रह्मा कहा जाता था, ऐसा मानते हैं कि जो अखंड भारत है, ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, ईरान के कुछ हिस्से, और ये नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ये सब एक इसमें भारत ही थे। इनका कभी जो है नाम थाईलैंड का जैसे देखते हैं तो इसका नाम पहले श्याम था, म्यांमार का नाम ब्रह्मा था, ब्रह्मा से इसका नाम बर्मा हुआ, बर्मा से इसका नाम जो है वहाँ के मिलिट्री गवर्नमेंट ने बर्मा हटा करके उसने थाईलैंड म्यांमार कर दिया। फिर हम देखते हैं कि एक चेक गणराज्य था जिसने चेक्सिया कर दिया, नहीं हाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि ये बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने नाम को बदले हैं, और अभी टर्की या तुर्की ने अपने आप को तुर्की कर दिया है। तो बहुत सारे देशों ने नाम बदले हैं, उस प्रक्रिया के तहत भारत को भी जाना पड़ेगा। तो ये एक प्रक्रिया का मामला है। ये जो छोटा आर्टिकल है, इंडिया दैट इज भारत, देयर इज नो नीड फॉर वन नेम टू बी गिवन प्राइमेसी ओवर द अदर। ये जो आर्टिकल है एक्चुअल में इसमें हम देखते हैं, ये जो डिस्कशन कर रहे हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया उसी को लेकर के है कि हमारे पास जो इथिकल है, एथनिक है, हिस्टोरिकल है, आइडियोलॉजिकल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, इंटरनेशनल रिलेशन में हम यूज करते हैं, उन्हीं बातों को ये भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। इस आर्टिकल में भी कहा गया है कि एक्चुअल में जो भारत है, अगर हम इसको इंडिया या भारत में कोई डिस्क्रिपेंसी क्रिएट करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते हैं, तो ये सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये नेशनल डिग्निटी का भी मामला बन गया है, जैसा कि आर्टिकल कहता है। और दोनों ही नाम हमारे नेशन बिल्डिंग जर्नी में साथ साथ काम आए हैं, इसलिए हमें ये फॉरेन ओरिजिन होने के साथ साथ भी अब ये इंडियंस जो नेशनल्स हैं, जो एथनिक है, लिंग्विस्टिक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है, उन सब में ये फैल चुका है और एक तरीके से हमारे देश का रूट काज बन चुका है। इसलिए हमें इसको जो है बहुत ज़्यादा चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सो आर फ्रॉम demonstrating a nation's strength and pride, the government's name and game undermines the confidence and soft power of the nation। तो उस आर्टिकल का कहना है कि अगर सरकार ऐसा कर रही है तो जो नेशन की स्ट्रेंथ है, जो प्राइड है, आत्मसम्मान की बात है, तो एक्चुअल में ये जो नेम गेम की बात चल रही है, इससे देश के जो पावर की बात है, सॉफ्ट पावर की, वो हो सकता है थोड़ा सा डल हो जाए। और ऐसा तो कोई विशेष बात नहीं दिखती है। जब तुर्की ने अपने आप को टर्की कर दिया, सिंघल द्वीप या सिलोन ने अपने आप को श्रीलंका कर दिया, श्याम से थाईलैंड, ब्रह्मा से बर्मा, बर्मा से म्यांमार,
या दुनिया के और भी देश हैं, जैसे उन्होंने अफ्रीका में चाहे यूरोप में देशों ने नाम चेंज किए, पर ऐसा मामला नहीं है। तो हम देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बनता है। लेकिन चूंकि 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, इसलिए हर किसी को वोट बैंक की पॉलिसी को ध्यान में रखना है, वोट को ध्यान में रखना है, इसलिए ये चीज़ें सामने आ रही हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ब्रिजिंग द माल न्यूट्रिशन गैप द बेमेतारा वे। इस आर्टिकल को सुरुचि सिंह ने लिखा है, जो कि एक IAS ऑफिसर है छत्तीसगढ़ कैडर की, और छत्तीसगढ़ में है। ये जो बेमेतारा है ये एक्चुअल में छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है। तो वहाँ पर जो मॉडल चल रहा है बच्चों में चाहे महिलाओं में, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं जो उनके कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, उन्हीं के रेफरेंस में है। और हमें किस तरीके से अपने ईटिंग और फीडिंग हैबिट को सुधारनी चाहिए, और इसमें सबसे बड़ा जो है इम्पोर्टेंस रखा गया इस आर्टिकल में कि हमें जो है काउंसलिंग को भी ध्यान रखना चाहिए। काउंसलिंग एक ऐसा जो है मेथड है जो बहुत सारे चीज़ों को लोग जानते हैं, जानते नहीं हैं, या जानकारी के अभाव में या जानने के बावजूद जागरूकता न होने की वजह से माल नरिशमेंट की समस्या देखने को मिलती है। सो इट इज़ ऑफन सेड दैट सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सोफिस्टिकेशन। तो अगर हमें जो है सिंप्लिसिटी को ही मेंटेन करना चाहिए, उसी में हमें सोफिस्टिकेशन एक अंतिम परिष्कृत लेवल तक पहुंचा जा सकता है। और एक्सपीरियंसेस ये कहते हैं कि जितने भी ईजी तरीके से कोई किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। बहुत टफ सोल्यूशन जो है सोल्यूशन तो देगा परंतु इफ़ेक्टिव नहीं होता है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है गंगा नदी की सफाई। गंगा नदी की सफाई जो है 1980 के दशक से 1980s के जो है डेकेड से हो रही है, और अरबों खरबों हर साल खर्च होते हैं, परंतु आज तक गंगा की सफाई हो नहीं पाई। लेकिन जब वहीं कोरोना आया, सिर्फ लॉकडाउन लगा था और उतने ही टाइम में गंगा नदी पूरी तरीके से साफ़ हो गई थी। तो ये हम देखते हैं कि एक सिंप्लिसिटी होना और सोल्यूशन को एक इफ़ेक्टिव सोल्यूशन को बनाना सिंप्लिसिटी का ही काम है। तो इस रेफरेंस में देखा जाए जो ईटिंग और फीडिंग प्रैक्टिस है पीपल्स की, इन्हें मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, पीपल्स की काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, जिससे कि उनमें एक प्रोग्रेस आ सके, जो कि एक गेम चेंजर की तरह काम आ सकता है। तो देखा जाए तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए हैं। गवर्नमेंट ने जो है मिड डे मील स्कीम को शुरू किया। अच्छा, एक बात बता दें, मिड डे मील स्कीम जो है एक्चुअली भारत की ओरिजिन नहीं है, ये अफ्रीका के एक देश की कहानी है। वहाँ पर जो है गरीबी बहुत ज़्यादा थी, बच्चे पढ़ने ही नहीं जाते थे। तो वहाँ पर लोगों ने इस विचार किया कि एक्चुअल में बच्चे गरीबी की वजह से वो कहीं ना कहीं अपने माता पिता के साथ रहते हैं और उन्हीं के साथ कुछ न कुछ लकड़ी बिटोरने या फल जुटाने के काम में लगे रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आया कि बच्चों को स्कूल में बुलाने का ये तरीका है कि बच्चे भूखे हैं, अगर हम बच्चों को स्कूल में ही खाना जो है दें तो बच्चे खाना खाने के बहाने तो ज़रूर आएंगे, और जब खाना खाने आएंगे तो खाना खाने के बाद तो कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे। और इसको जो है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया और देखा कि काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा, और उसके बाद ये जो है प्रचलन में आ गया। उसी स्कीम को भारत में रेप्लिकेट किया गया और 1997 के आसपास से भारत में मिड डे मील के तौर पर यहाँ पर खाना बनते नहीं थे, बच्चों को अनाज मिलते थे, बच्चे अपना अनाज घर पर ले जाते थे। इस कॉन्सेप्ट ये था कि बच्चे अनाज लेके घर जाएंगे और फिर जो है खाना उन्हें पकाकर खाएंगे। लेकिन बाद में देखा गया है कि बच्चे अनाज तो लेके जाते हैं, लेकिन वो 1 महीने 2 महीने 3-3 महीने के अंतराल पे मिलता है, लेकिन उसका कोई विशेष इम्पैक्ट नहीं है। तो सरकार ने कहा कि अब खाना घर पे पका के खाने की व्यवस्था नहीं होगी, हम स्वयं पका करके देंगे, बिना पका हुआ अनाज नहीं देंगे, हम पका हुआ खाना बच्चे को देंगे। तब जाकर के मिड डे मील स्कूल की जो है ये प्रोग्राम की शुरुआत की गई कि बच्चे आएंगे, खाना खाएंगे और पढ़ाई करेंगे। ये इसका मेन एम था, मेन थीम था। तो जो भारत में माल नरिशमेंट है उसे दूर करने के लिए मिड डे मील और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अप्लाई किया गया, जिसमें रेडी टू ईट पैकेज की बात की जाती है कि जो चिल्ड्रेन हैं इनको आंगनवाड़ी सेंटर में अनाज मिलेंगे, पके हुए खाने मिलेंगे, और जो छोटे बड़े बच्चे हैं उनको स्कूलों में मिलेगा, क्लास 8 तक के बच्चों को मिलता है। इसी क्रम में भारत सरकार ने जो प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट अभियान, जो कि पोषण अभियान चलाया गया, जिसका यही मेन जो है एड ऑन था कि उसमें जो है कुछ और भी सप्लीमेंट दिए जाएंगे। जैसे जो नॉन वेजिटेरियन है उन्हें एग दिया जाएगा, वेजिटेरियन को बनाना दिया जाएगा, प्रोटीन कुछ दिया जाएगा, प्रोटीन पाउडर दिए जाएंगे, उनको मूंगफली दिया जाएगा, जो गुड़ दिए जाएंगे। कुछ इस तरीके की चीज़ें भी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद स्टेट लेवल पर आई।
यूनियन गवर्नमेंट ने पोषण स्कीम के तहत उन्होंने कहा कि हम अनाज, मोटे अनाज देंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने भी कुछ चीज़ें इसमें दिया। और इस क्रम में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री सुपोषण योजना को चलाया, जिससे कि बच्चों के न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। आगे देखा जाए तो अगर एक्सेसिबिलिटी की बात है तो हमारे पास जो फूड अवेलेबल हैं, अगर हम उन्हीं फूड को एक्सेस करें और उसके साथ साथ प्रोसेसिंग करने के साथ साथ हम देखा जाए अगर न्यूट्रिशन काउंसलिंग की जाए, इस बात की संभावना ज़्यादा है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और एक जन आंदोलन और सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन एक सिस्टम SBCC जो है, इसको पोषण अभियान के तहत लागू किया गया है। तो हम देखते हैं सरकार भले वहाँ पर प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बाद भी ये देखा गया है कि इसमें बहुत सारे जो है सरकार ने प्रचार करने की कोशिश किए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर न्यूट्रिशन काउंसलिंग की अभी भी आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर देखा गया है सारी चीज़ों को, सारी स्कीमों को यूनिफॉर्मली पूरे स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो जो पोषण अभियान है, इसमें एक रिपोर्ट आया, पोषण अभियान प्रोग्रेस रिपोर्ट 2018, ए फोकस एंड कोहेरेंट SBCC एक्शन प्लान इज इसेंशियल टू टेक द वर्क ऑफ पोषण अभियान फॉरवर्ड। तो उन्होंने उस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि जो सोशल एंड बिहेवियर चेंज है, इसको जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सोशल एंड जो है लोगों के बिहेवियर को चेंज किया जाए। ये हम जानते हैं किसी भी अगर स्कीम को लागू करना है, स्कीम के लागू होने से पहले, इम्प्लीमेंट करने से पहले उस स्कीम के बारे में पहले लोगों को अवेयर किया जाए। अवेयरनेस के बाद वहाँ पर जो है लोगों को उसके लिए एक्टिव किया जाए, उसके लिए जो है रेडी किया जाए, प्रिपेयर किया जाए कि उसको लोग समझें और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। हमने देखा जो कोरोना जब उसका प्रसार चल रहा था तो बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये जो है हमें किसी और बीमारी से, कुछ लोगों ने तो ऐसा कह दिया कि नसबंदी का इंजेक्शन है। तो इस चीज़ों से हमें बचने की ज़रूरत है। और जैसा कि इसमें डिस्कशन किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के बेमेतारा मॉडल की, लेसन फ्रॉम बेमेतारा, तो ये बड़ा एक पजलिंग कॉन्सिडेंस है कि वहाँ पर एक्चुअल में देखा जाए जो बेमेतारा है छत्तीसगढ़, एक जो है रिच डिस्ट्रिक्ट है, वो नक्सल प्रभावित जिला भी नहीं है, फिर भी वहाँ पर 3299 जो है ऐसे बहुत सारे बच्चे मिले हैं जो कि कुपोषण के शिकार थे। जबकि इसकी तुलना देखा जाए तो बस्तर, जो कि बहुत ज़्यादा नक्सलाइट क्षेत्र है, उनसे भी स्थिति उनके जैसा रिजेम्बलेंस देखने को मिलता है। तो इसके लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया, पुट लइका अभियान। पुट लइका अभियान में उन्होंने, उनका मेन मतलब है हेल्दी चाइल्ड मिशन, उसको लिटरल ट्रांजिशन के देखा ट्रांसलेशन ये है इस तरीके से। तो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में उन्होंने इसको एक्टिव किया और इसमें यूनिसेफ छत्तीसगढ़ का भी टेक्निकल सपोर्ट मिला है। तो अगर देखा जाए तो वहाँ पर तिरंगा भोजन का भी एक कंस्टिट्यूंट बनाया गया है, जिसमें मेन मतलब है बैलेंस डाइट, तो बच्चों को बैलेंस डाइट दिया जा सके। और इस तरीके से इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने काम किया है और इसमें अभी और भी काम करने की आवश्यकता है कि डू टू डू विजिट किया जाए उनके हर व्यक्ति के घरों पर, और बच्चों को और उनकी माताओं को जो है ध्यान में रखा जाए, और उनको अगर विद्यालय नहीं जा रहे हैं तो विद्यालय लाया जाए और उनको किसी तरीके से कुपोषण से मुक्त कराया जाए। तो 53.7% of the targeted children were brought out of the malnutrition by the पुट लइका अभियान इन स्पैन ऑफ 9 मंथ। तो बड़ी जो है आश्चर्यजनक बात है कि केवल 9 महीने में पुट लइका अभियान में सरकार ने 53.77 टारगेटेड बच्चों को जो है इस माल न्यूट्रिशन से बाहर लाने में सफल प्रयोग किए। तो ये प्रयोग जो है हर राज्यों को करने की आवश्यकता है, जिससे कि इसके लिए ग्राउंड लेवल पर जाने की आवश्यकता है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस लोग हैं इस फील्ड में उनको ये बातें जाकर हाईलाइट करने की आवश्यकता है कि लोगों को अगर एक मॉडल मिला है उससे अप्लाई करनी चाहिए। और बच्चों को कुपोषण रहेगा तो बड़े होंगे तो उनका शरीर जो है स्वस्थ नहीं रहेगा, और पूरी ज़िंदगी बच्चा अगर कुपोषित है तो उसका शरीर पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगी। ये जो है इसलिए हमें कुपोषण मुक्त भारत बनाना है। ये एम्बिशन अगर हमारा है, स्पिरिट और लेटर में इसे उतारना पड़ेगा, तब जाकर के भारत का ये पोषण अभियान सफल होगा और यहाँ पर माल नरिशमेंट की समस्या दूर होगी। तो ये था आज का आर्टिकल द हिंदू के एडिटोरियल। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।